धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 9 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे, अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को धाकड़ खबर का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, जैसा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर शिकायत करते हैं, तो वो लोग 7827106950 7827106950 पर व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, अपना नाम, जिला, इलाके का, राज्य का पता लिखते हुए। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन आजकल इन खबरों के कोई मायने नहीं रह गए हैं, क्योंकि भोंपू मीडिया हो और सत्ता में बैठे हुए लोग हों, सबको हिंदू मुस्लिम बढ़िया से सूट कर रहा है। उसी के नाम पे जगह जगह वो जीतते जा रहे हैं और वो अब यही दलील देते हैं कि कोई भी प्रदर्शन कर ले, कोई भी मर जाए, कोई भी गिर जाए, कोई भी लुट जाए, कोई भी पिट जाए, हम लोग लगातार जीत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अपने आप में कितनी बड़ी खबर है, इस पे बात होनी चाहिए, इस पे प्राइम टाइम शो होने चाहिए, डिबेट्स होने चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को क्यों, चाहे वो केंद्र शासित राज्य हैं, चाहे वो फुल फ्लेज स्टेट हैं, सभी को अवमानना का नोटिस क्यों जारी किया है। बताते हैं मामला क्या है, आप समझ जाएंगे। सितंबर 2017 की बात है। सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करता है और कहता है सभी राज्यों से कि आपके यहाँ का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसमें जो भर्ती आप लोग करते हैं, उसके लिए 6 महीने के भीतर एक उचित दिशा निर्देश तैयार कीजिए, उनको लागू कीजिए और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताइए। लेकिन आदेश देकर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की आदत है, वो भूल जाता है। दूसरे लोग फिर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहते हैं माई बाप आपने फलाना आदेश फलाने टाइम दिया था। जैसे आपको याद होगा 2018 का एक आदेश है जो जुलाई में आया था, जिसमें कहा गया था कि मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कानून बनाइए। क्या आपको पता है कानून बन गया? क्या आपको पता है कि पूरा सिस्टम लागू हो गया? या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जाके फिर किसी को खटखटाना पड़ेगा कि साहब आपका जुलाई में 2018 में दिया गया आदेश पर अमल नहीं हुआ है? तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट भी अपने यहाँ एक मैकेनिज्म बनाए। आजकल तो एक सॉफ्टवेयर के जरिए सब कुछ हो सकता है। तो अब तो इंटरनेट का ज़माना है, ये भी नहीं कि आपको फाइलें खंगालनी पड़ेंगी, एक क्लिक करेंगे सब पता चल जाएगा कितने ऑर्डर आपके जारी हुए हैं और कितने ऑर्डरों का आपके पालन हुआ है। तो 2017 का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है, तो हमारा ही आदेश है। तो जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस एस रविंदर भट्ट की बेंच के सामने मामला पहुंचा और उन्होंने तमाम प्रदेश सरकारों को, राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। लखनऊ के एक एडवोकेट हैं अमित साहब श्रीवास्तव, उनकी ओर से पिटीशन दाखिल करके कहा गया है कि दिनों दिन पर्यावरण की स्थिति खराब होती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपके आदेश पर जिस तरीके से कोई अमल नहीं हो रहा है, उससे लगता है कि सरकारें बिगड़ते हुए पर्यावरण को लेकर संजीदा नहीं हैं, यानी कि गंभीर नहीं हैं। ऐसे में आपको इस मामले को दोबारा सुनना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा था जी हमारा आदेश पूरा नहीं हो रहा, मानना बन रही, नोटिस जारी कर दो। अकेले प्रशांत भूषण, कुणाल कामरा पे ही थोड़ी करते रहेंगे, किसी सरकार पे भी तो करके दिखाएं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सर्विलांस के जरिए चीन की कंपनी ने देश के प्रमुख लोगों की जो जासूसी की है, उसकी सुनवाई की जानी चाहिए और उस पर बाकायदा एक FIR दर्ज करके जांच करानी चाहिए। ये मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। बताया जा रहा है कि अगले साल जनवरी में जब छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलेगी तो इस पर सुनवाई की जाएगी। एक NGO है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको जो गैर सरकारी संस्था आप हिंदी में कह सकते हैं, उसका नाम है सेव देम इंडिया, उसकी ओर से पिटीशन दाखिल की गई है। उसमें कहा गया है कि साथ ही हम चाहते हैं कि जो लॉकडाउन के दौरान स्थिति उभरी और जिसमें पता लगा कि चीन की कंपनियों ने हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम लोगों के फ़ोन सुने हैं, फ़ोन टैप किए हैं, तमाम चीज़ों की जासूसी की है, उसकी जांच होनी चाहिए। और साथ ही ये भी होना चाहिए कि जो चीन के बनाए हुए बैंकिंग ऐप है ना, पैसा ट्रांसफ़र कर दो, मनी ट्रांसफ़र कर दो, मनी इधर से उधर कर दो, ऐसे जितने ऐप हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुझाव काफ़ी अच्छा है। पता चला किसी दिन एक क्लिक किया और आपके अकाउंट में, बैंक में जितना पैसा है वो चीन की कंपनी ने वहीं बंद कर दिया, लेके घूमते रहिए अपने मोबाइल को हाथ में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कंगना राणावत को आप जानते ही होंगे, फिल्म स्टार हैं। आजकल बड़ी स्टार इसलिए बन गई हो क्योंकि भाजपा मेहरबान है, Y+ सिक्योरिटी दे दी है और सीधे सीधे उनको भिड़ा रहे हैं जो है उद्धव ठाकरे से, वरना
मुंबई की धरती पर रहते हुए ठाकरे परिवार के खिलाफ बोलने की औकात, हमने देखा है कितने बड़े बड़े शूरमा भोपाली हुए हैं, उनकी औकातें क्या थी। लेकिन क्योंकि सत्ता में केंद्र में भाजपा बैठी है तो उनके इशारे पे कूद के 4 कदम बोला जा सकता है। मुंबई की अंधेरी कोर्ट में उनके खिलाफ जावेद अख्तर ने एक पिटीशन दाखिल कर रखी है। उसमें उन्होंने कहा कि साहब, इन्होंने एक टीवी चैनल में मुझे लेकर ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की है जिससे मेरी मानहानि हुई है। मैं चाहता हूं इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए और जांच की जाए। इस मामले में अदालत ने कहा ठीक है, हम आपकी पिटीशन को स्वीकार करते हैं और इस मामले में पुलिस से रिपोर्ट तलब करते हैं कि उसने क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की है। बता दें आपको, जब भी आप अदालत जाते हैं 156(3) के तहत, ये सीआरपीसी की एक धारा है जिसमें आप जाके अदालत में कहते हैं कि साहब मैं पुलिस के पास गया, मैं पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास गया, ये देखिए मेरे पास कॉपी है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो कोर्ट उसमें सीधा रिपोर्ट यही तलब करती है पुलिस से कि बताइए आपने एफआईआर दर्ज की या नहीं की। पुलिस को उसमें यस और नो लिखना पड़ता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं लिख सकती। फिर उसके बाद अदालत आदेश कर देती है कि ठीक है, एफआईआर दर्ज करके इस मामले में जाँच की जाए। इसी तरीके से कंगना रनौत के खिलाफ एक एफआईआर अदालत के आदेश पर पहले ही दर्ज हो चुकी है। हालांकि उसमें वो बचने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गई थी और उसने कहा जनवरी में मैं इस पूरे मामले में कॉपरेट करूंगी। देखना दिलचस्प होगा कि वो कितना कॉपरेट करती है या पुलिस उसको पकड़ के फंसना नहीं चाहती है। शायद मुंबई पुलिस को लगता है कि अगर इसको गिरफ्तार कर लिया तो फिर भोंपू मीडिया वाले और फिर केंद्र में बैठी भाजपा हल्ला मचाएगी कि एक महिला एक्ट्रेस पर जो है उद्धव ठाकरे की सरकार किस तरीके का जुल्म कर रही है। अरे कानून का पालन करिए ना, जुल्म काहे का है, कानूनी तरीके से काम करिए। अगर जरूरत हो तो गिरफ्तारी कीजिए, ना हो तो जाने दीजिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में अब 62 साल तक काम कर सकेंगे बिजली विभाग के कर्मचारी। जी हाँ, अब उनका रिटायरमेंट, उनको सेवानिवृत्त जो किया जाएगा वो अब 62 साल में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी यहाँ की जो बिजली कंपनी है और उसने चुनौती दी थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को, लेकिन जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और उनके साथ जस्टिस संजय खन्ना की बेंच ने साफ कर दिया कि वो किसी भी तरीके से कुछ भी हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है, ना ही उनको लगता है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में कोई दखल अंदाजी की जाए। बता दें, पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है ये चाहती थी कि कर्मचारियों को 58 साल में रिटायर्ड करके उनके घर भेज दिया जाए। ये आजकल एक नया फार्मूला चला है। जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 50 साल की उम्र पार कर ली ना पुलिस वाले ने, तो उसे घर भेज दो, ज़बरदस्ती रिटायर्ड कर दो। क्यों भाई, भ्रष्टाचारी 50 साल में ही हो गया, 20 साल में भ्रष्टाचारी हो जा, उसे भी 20 साल वाले को भेजो, ईमानदारी से करो काम। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस सांसद के निर्वाचन को दी गई चुनौती को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये खबर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। झारखंड से 2018 में राज्यसभा के सांसद चुने गए थे धीरज प्रसाद साहू। उनके निर्वाचन को यानी कि उनके चयन को चुनौती दी थी भाजपा प्रत्याशी रहे प्रदीप कुमार सांथियाल ने, और हाईकोर्ट से उनको झटका लगा था। हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद के हक में फैसला सुनाया था तो ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ऐसे बोबड़े की बेंच ने भी सांसद जो कांग्रेस के हैं उनके हक में ही फैसला सुनाया है। क्या कहा है जस्टिस ऐसे बोबड़े ने? उन्होंने कहा तत्कालीन विधायक अमित कुमार जो महतो हैं, उन्होंने जब वोट दिया था तब तक उनके खिलाफ अदालत का फैसला नहीं आया था। बता दें आपको, अदालत का फैसला आने के बाद अमित कुमार महतो की सदस्यता खत्म हो गई थी। जिस वक्त जैसे कहा जा रहा था कि जब वो सदस्य ही नहीं रहे, जब वो विधायक ही नहीं रहे, तो वोट कैसे डाल सकते हैं। लेकिन वो वोट उन्होंने अदालत का फैसला आने से पहले दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और कांग्रेस सांसद के निर्वाचन को सही ठहरा दिया है। और भाजपा प्रत्याशी रहे, सांसद के प्रत्याशी रहे जो है नेता थे, उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया है। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर कोई टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी की है थोड़ा सा जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आपको मामला जान लेना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है, उनके मामले में राष्ट्रपति के पास एक विशेषाधिकार है जो संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 342 यानी कि 342 उनको देता है। उनके उस अधिकार पे सुनवाई नहीं की जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस MR शाह और जस्टिस
R.S. रेड्डी यानी कि आर सुभाष रेड्डी ने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति के उस अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती है जिसके तहत वो किसी अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकते हैं या अनुसूचित जाति को जनजाति में शामिल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का ये पूरा मामला है। मामला कहां से फंसा था अब वो थोड़ा सा जान लीजिए। 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने एक मामला पहुंचा और बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो जनजाति है गौड़ गोवारी, महाराष्ट्र में होती होगी क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला है तो आप समझिए वहीं से जुड़ा हुआ उसी स्टेट से। गौड़ गोवारी जो अनुसूचित जाति है उसको गौड़ गोवारी पहले से अनुसूचित जाति का हिस्सा माना जा सकता है या नहीं, इस पर वो सुनवाई करेगा। तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उसमें कहा गया गौड़ गोवारी तो पहले से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है तो इस पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता। और अगर राष्ट्रपति किसी ऐसी जाति को जनजाति में तब्दील कर देते हैं, उनके पास ये अधिकार है, उसको भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। हम यही समझें, कोई भूल चूक रही हो तो माफ़ी क्या करें, वो बनिए की दुकान की तरह नीचे लिख देते हैं ना, भूल चूक लेनी देनी। ये संवैधानिक मामले ऐसे ही होते हैं, उसमें गड़बड़ हो जाती है। और ये जो हिंदू वाला वर्ड है ना, अनुसूचित जाति जनजाति, उसमें गड़बड़ हो जाती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लव जिहाद कानून के तहत अब नहीं होनी चाहिए गिरफ्तारी। जी हाँ, ये खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आ रही है। शायद आपके पास पहुंच भी चुकी होगी क्योंकि शनिवार को धाकड़ खबर ने कोर्ट बुलेटिन आपके सामने नहीं रखा था और फ्राइडे को हम लोग छुट्टी पे रहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस पंकज नकवी की बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। पहले बताते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की भी लव जिहाद कानून के तहत कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और हम इस मामले को जो उनके सामने पहुंचा था इसे भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की बेंच के सामने, क्योंकि चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की बेंच जो है लव जिहाद को लेकर जारी किए गए अध्यादेश को चुनौती देने वाली पिटीशन पर पहले से ही सुनवाई कर रही है जो जनवरी में करेगी। मामला क्या था वो जान लीजिए। एक शख्स है जो हरिद्वार का रहने वाला है, नाम है उसका नदीम। उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ मुजफ्फरनगर में। एक शख्स ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मेरी पत्नी भी हिंदू है, लेकिन इस नदीम ने मेरी पत्नी को फंसा लिया और बहला फुसला लिया और उसके बाद मेरी पत्नी से अवैध संबंध बनाए और बाद में मेरी पत्नी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद नदीम इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और उसने कहा साहब मैं तो गरीब सा आदमी हूँ, मजदूर सा आदमी हूँ, मेरा पैसों का लेन देन है, पैसे दे नहीं रहा और अब मुझे इस मामले में फंसा रहा है। इस पर अदालत ने नदीम की गिरफ्तारी पर फौरन रोक लगा दी और साथ ही कहा कि नदीम के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए और वो इस मामले को चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की बेंच के सामने भेज रहे हैं क्योंकि वो इस लव जिहाद वाले अध्यादेश को चुनौती देने वाली जो पिटीशन है, याचिका है, अर्जी है, उस पर पहले से ही सुनवाई कर रहे हैं जो जनवरी में लगातार सुनवाई जारी होगी। बता दें आपको, देश के जाने माने 4 पूर्व जजों ने भी साफ कर दिया कि लव जिहाद को लेकर जो ये कानून बनाया गया है ये मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन शर्म अब आती नहीं है, अब जितनी कटती है उतनी बढ़ जाती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। निहत्थे परिजनों ने आखिर कैसे लूट लिया पुलिस वालों को, ये कहते हुए कुशीनगर के एसीजीएम कोर्ट ने पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मारपीट और लूटपाट के उस मुकदमे को सिरे से खारिज कर दिया और 6 लोगों को जेल से बाहर कर दिया। साथ ही एसपी को कहा कि जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने इस तरीके का झूठा मुकदमा परपंच रचा है, जो सीधे सीधे उन्हीं की भाषा में दिखाई दे रहा है, उन्हीं के पेश किए हुए दस्तावेज में दिखाई दे रहा है, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि इन्होंने जिन लोगों को जेल भेजा है वो 15 को जेल भेजा है और उनका जो मेडिकल है वो 16 तारीख का दिखाया गया। बताइए, मेडिकल से पहले किसी को जेल भेजा जा सकता है और उनके शरीर पर जो चोटें दिखाई दे रही हैं और मेडिकल में जो चोटें आई हैं और जो वहाँ मौजूद लड़कियाँ उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद इस मामले में पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई बनती है। साथ ही कहा कि पुलिस वाले जो पर्यटक आते हैं उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये तो सरकार के लिए भी चुनौती बन गए, तो सरकार को भी इस मामले में संजीदगी से काम करना चाहिए। बता दें आपको, देवरिया के रहने वाला एक परिवार मुंबई में रहता है। मुंबई की वो लड़कियां अपने गांव वापस आ गई। गांव वापस आने के बाद परिवार के लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें लेके चलो कुशीनगर घुमा के लाओ, जो पर्यटक स्थल वहाँ बना हुआ है। वो ले गए, वहाँ का कसिया थाना पड़ता है, फ्लाईओवर के बगल में होटल था, वहाँ बैठ के वो खाना खाने लगे। उसी दौरान उनके पहनावे और उनकी तमाम चीज़ों को देखकर सिविल ड्रेस में खाना खा रहे पुलिस वालों ने उनको कुछ बोला। ऑर्केस्ट्रा वाली, नचनिया, तमाम तरीके की जो भाषा, जैसे आपने यहाँ देखा होगा आज गिरिराज सिंह का बयान, बड़ा बेशर्मी वाला, दोगले हैं किसान। तो मानसिकता जो है वो चोला बदलने से ठीक नहीं हो जाती। आपने वर्दी पहन ली तो अब सब कुछ बदल जाएंगे, वर्दी तो बदली है ना,
नेता ने शपथ ही तो ली है ना संविधान की। नेता का हृदय परिवर्तन थोड़ी हो गया संविधान पे हाथ रखते ही। लोग तो कुरान और गीता पे हाथ रख के झूठ बोल देते हैं अपने धंधे फायदे के लिए। ये लोग तो संविधान पे हाथ रख के झूठ बोल दें, क्या बिगड़ेगा इनका? कुछ नहीं है, क्योंकि अंतरात्मा इनकी मर चुकी होती है। तो उसी मामले में अदालत ने बहुत सख्त जो है इनको टिप्पणी की है और सीधे एसपी से कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये एक नज़ीर है जो एक एसीजीएम कोर्ट के यहाँ से, जिनका नाम है सौभित राय, उन्होंने फैसला सुनाया है। इस फैसले की जितनी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए, हिंदी में बात कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ की जानी चाहिए और जितनी चर्चा की जानी चाहिए उतनी कम है। और क्या इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस जो गुंडई पर उतर चुकी है, जिसे 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि पुलिस वालों को वर्दी गुंडई करने के लिए दी गई उत्तर प्रदेश में, क्या वो अपने ज़मीन में झांक के देखेगी या अपनी उसी गंडई और अपनी लूटपाट पर ही उतारू रहेगी? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये इस बुलेटिन की आखिरी खबर है, तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई खबर है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर अब 22 अप्रैल को अमेरिका के लॉस एंजलिस की अदालत सुनवाई करेगी। बता दें आपको, मुंबई दंगे का आरोपी है तहव्वुर राणा और ये मूल निवासी है पाकिस्तान का। इन दिनों ये अमेरिका में था। हाल फिलहाल में जब भारतीय एजेंसियों ने अपनी कोशिशें शुरू की तो इसको अमेरिका के लॉस एंजलिस में गिरफ्तार कर लिया गया जून के महीने में, जिसके बाद से इसको भारत में प्रत्यर्पण कर लाने की कोशिशें जारी हैं। बताया जा रहा है ये कॉलमैन हेडली का राइट हैंड है और ये लश्कर तैयबा का सक्रिय सदस्य है और दिल्ली दंगा मुंबई हमला जो है उसमें 2008 में जो हुआ था उसमें इसकी अहम भूमिका रही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे तो इजाज़त।